नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। पिछले क्लास में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम लोग मंडल कमीशन तक के बारे में पढ़े थे। इस मंडल कमीशन तक के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। जो बच्चे नए हैं, जो अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं आज पहली बार, उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाकर के इसका पहला वीडियो देख लीजिए, तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी और आसानी से बातें होगी। ठीक, कल उस दिन हमने मंडल कमीशन का रिपोर्ट तक पढ़ा था, तो इसमें देखे थे हम लोग कुछ चीज को, है ना। कुछ चीजों को यहाँ पे हम समझे थे, मंडल कमीशन में क्या चीजें होती है और किस तरीके से ये होती है। मंडल कमीशन को समझने का मेनली जो मेरा मकसद था, वो एक पावर डिसीजन को हम लोग समझ रहे थे कि गवर्नमेंट किस तरीके से कोई भी अपना एक जो तरीका है इजाद करती है, वो कोई भी किस तरीके से अपनी पॉलिसी को लाती है और किस तरीके से वो पॉलिसी जो है इन्फोर्समेंट होता है पूरे इंडिया में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो इस मंडल कमीशन के बाद पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू इस पर दे देते हैं। मंडल कमीशन 1979 में जब सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया, तो उस समय बीपी सिंह मंडल के अध्यक्षता में इस कमीशन को बनाया गया। ये कमीशन अपना जो रिकमेंडेशन था वो गवर्नमेंट को सौंपी 1980 में, और इसमें बताया गया था कि 27% रिजर्वेशन जो होगा वो दिया जाए किसको, तो SEBC को। SEBC को हम लोग कहते हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को। उसके बाद 10 साल तक ये जो रिकमेंडेशन था आराम से ठंडे बस्ते में रहा। 6 अगस्त 1990 को जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, जो कि जनता दल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री थे, जनता दल पार्टी थी उस समय, उन्होंने 6 अगस्त 1990 को इस कमीशन को पूरे इंडिया में लागू कर दिए। और इसी को जो बीपी मंडल के अध्यक्षता में जो कमीशन बनाया गया था, इसी को हम लोग मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर कि जरूरत क्या है, कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या जरूरत है, क्यों पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, है ना। तो देखो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इसलिए चाहिए कि हमारा एक जो देश है वो बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़े मैटर पे हम लोग काम भी करते रहते हैं। अब ज्यादा बड़ा देश होगा और डिसीजन मेकिंग अगर किसी एक हाथों में हो, तो वहां पे जो गलत डिसीजन है उसको लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अक्सर तुम देखोगे कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि कब कौन क्या और कैसे किसके किसके बारे में वो ले सकता है, पॉलिसी बना सकता है, और किसके बारे में वो डिसीजन ले सकता है, ये सब। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं सर, क्या है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर अरेंजमेंट मेड इन द डेमोक्रेसी टू टॉक एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन, टू सी व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स regarding the decision. There are several such institutions at work in our democracy. अब देखो, हम लोग जानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, है ना, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे पूरे गवर्नमेंट को 3 भागों में बांट के रखा जाता है। एक को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर, एक को कहते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन उसको कहा जाता है सर जिसको हम डायरेक्ट वोट करके चुनते हैं। दूसरे को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव उनको कहा जाता है जो एग्जाम क्लियर करके आते हैं, और खास करके एग्जीक्यूटिव के लिए जो एग्जाम होते हैं उसको हम लोग PCS कहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको 2 भागों में बांटा जाता है PCS वाले को। पहला जो पूरे भारत के लेवल पर है तो उसको हम लोग UPSC कहते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो स्टेट PCSC में आते हैं, जैसे अगर बिहार के हैं तो उसको कहा जाता है BPSC, झारखंड के हैं तो उसको कहा जाता है JPSC, अगर यूपी के हैं तो UPPSC। इस तरीके से तो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत उनको कमीशन दिया जाता है, वो जॉब के तहत भारत में आकर के डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। और तीसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं जुडिशरी।
है ना। जुडिशरी को हम लोग हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका, यानी कि जो कोर्ट होता है वो भी काम करता है हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के जैसे। तो मान लेते हैं कि लेजिस्लेटिव जो है कोई एक पॉलिसी डिजाइन की है, और वो जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छा नहीं है लोगों के लिए, है ना। उसमें क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या बुराई है, ये चीज के बारे में जुडिशरी भी स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है या उसको रोक सकता है। इसीलिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरी होती है। इसीलिए इंडिया को हमेशा चेक एंड बैलेंस के फॉर्म में रखना पड़ता है ना, चेक एंड बैलेंस। तो अगर चेक एंड बैलेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि प्रत्येक इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को चेक करते रहता है, जिसके कारण हमारे सोसाइटी में एक बैलेंस बनी रहती है। इसके बाद बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं सर, उसमें क्या क्या चीजें और हो सकती है। तो सबसे पहले तो आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट के हेड होते हैं, और इनके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ ये कैबिनेट भी काम करता है डिसीजन मेकिंग में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी होता है, जो भी डिसीजन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही और इनके कैबिनेट के द्वारा ही लिया जाता है। दूसरा होता है सिविल सर्वेंट, जिसको हमने बताया था कि ये पीसीएस के माध्यम से आएंगे, है ना। ये भी सरकार के साथ काम करते हैं, और मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के जो डिसीजन होते हैं उसमें क्या बुरा है क्या अच्छा है ये सब बारे में बात करते हैं। और तीसरा जो हमारा है वो है क्या, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है सर जो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट्स या स्टेट और सेंट्रल के बीच का जो डिस्प्यूट्स है उसके बीच में इंटरफेयर करेगा और उसको सेटल्ड करेगा, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। तो अगर हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को 3 भागों में यहां पे बांट के दिखाया गया है। एक तो हमारे प्रेसिडेंट महोदय हो जाते हैं, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा के बारे में समझेंगे और प्रेसिडेंट के बारे में इसके बाद समझेंगे। तो देखिए लोकसभा क्या है। अब आप ऐसे समझिए कि भारत में अगर हम लोग इसको एक इस तरीके से सिंडियों से बांटे कि कितने दूर का कोई एक आदमी देखेगा सर्विस, तो इसके लिए पूरे भारत को हम लोग 3, 4, 5 सीट में बांटते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी एरिया। ये प्रत्येक एक को, मान लीजिए जिसे कोई 1 नंबर होगा तो इसको कहेगा 1 नंबर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, है ना। ये होगा 1 नंबर का लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। ऐसे करके 543 सीट पर चुनाव होते हैं पूरे भारत में, ठीक। अब देखिए अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को और क्या क्या कहा जाता है। इसको सबसे पहले तो कहा जाता है लोअर हाउस। दूसरा इसको कहा जाता है क्या, हाउस ऑफ पीपल। इसको कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि टोटल सीट जो लोकसभा में है, टोटल सीटिंग जो है लोकसभा का वो कितना है 550, जिसमें से जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वो है 545, जिसमें इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो होंगे उनकी संख्या होती है 543, और नॉमिनेटेड की संख्या होती है 2। नॉमिनेटेड जो होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक। तो पहले तो इलेक्टेड हो गए, दूसरे नॉमिनेटेड हो गए। अब ये जो नॉमिनेटेड होंगे इनकी एक बेसिकली आइडेंटिटी है जिसको हम लोग कहते हैं एंग्लो इंडियंस, है ना। इनको कहा जाता है एंग्लो इंडियंस। तो ये जो एंग्लो इंडियंस होंगे सर, उनको 2 सीट दिया जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आता है कि किस आदमी को एंग्लो इंडियंस कहा जाएगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसके बारे में अगला वीडियो रिलीज कर देंगे कि हु आर द एंग्लो इंडियंस, है ना, या हु आर एंग्लो इंडियंस। तो इसके बारे में हम लोग इस तरीके से बात कर लेंगे। अगर हम लोग टेन्यूर की बात करते हैं, है ना, अगर टेन्यूर की बात करते हैं तो ये 5 इयर्स का होता है, और प्रत्येक 5 साल के बाद इसको पूरी तरीके से डिजोल्व कर दिया जाता है, समझ गए। अब देखिए इस लोकसभा का एक हेड होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा।
इसको क्या कहते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक। अब देखो होगा क्या कि 543 सीट पर चुनाव होंगे और ये सभी चुनाव अगर एक साथ सभी जगह हो रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं जनरल इलेक्शन। उसको क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन। और जनरल इलेक्शन जो होता है सर, वो क्या है? जब पूरे सीट पर होगा तो वैसा पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी या फिर उसके अलायंस, जिसको भी T/2+1 सीट आ गया, समझ गए? T/2+1 सीट आ गया, वो आदमी को हम लोग कहते हैं, उस पार्टी को या उस अलायंस को कहते हैं रूलिंग पार्टी, है ना। उसको क्या कहते हैं? रूलिंग पार्टी। उसको रूलिंग पार्टी कहा जाता है। और बाकी जो बचता है उसको कहते हैं अपोजिशन। तो मतलब कि कोई पार्टी रूलिंग पार्टी तब होगी जब उसको मिनिमम कितना सीट आ जाए? T/2+1। टी का मतलब हुआ टोटल सीट। 543 पर चुनाव होगा सर, है ना। और इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो जब आप 543 को 2 से करोगे, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? लगभग 250 हो गया 500 का, और ये हो गया 20, और ये हो गया 2, तो कितना हो गया? 572 सीट, 572 प्लस 1, यानी कि 273 सीट जिसको आ गया, जिस पॉलिटिकल पार्टी को, समझ गए? जिस पॉलिटिकल पार्टी को कितना सीट आ जाएगा? 273। ये मिनिमम नंबर है। कम से कम 273 जिस पार्टी या जिस अलायंस को आ जाता है उसको हम लोग कहते हैं रूलिंग पार्टी। और इसी रूलिंग पार्टी, ये जो रूलिंग पार्टी के मेंबर होंगे, ये अपने आप में से अपना एक लीडर चुनेंगे जो इंडिया का कहलाएंगे कौन? तो प्राइम मिनिस्टर। और फिर जब हम अगले टॉपिक में प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे तो उस समय इसके बारे में बात कर लेंगे। और दूसरा जो होता है वो क्या है? अपोजिशन। तो अपोजिशन से भी एक लीडर चुना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लीडर ऑफ अपोजिशन। तो मोटा माटी ये पूरा इंफॉर्मेशन हो गया किसके बारे में? तो लोकसभा के बारे में। एक बार देख लीजिए कि लोकसभा को हम लोग क्या क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। टोटल सीट जो है वो 550 है, जिसमें प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है वो 545 है, जिसमें इलेक्टेड पर्सन जो होते हैं वो 543 होते हैं। नॉमिनेटेड 2 होते हैं जो एंग्लो इंडियंस आते हैं, एंग्लो इंडियंस से आते हैं। लोकसभा का जो टेन्यूर होता है वो 5 सालों का होता है। वैसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल अलायंस जिसको T/2+1 सीट आ जाए, यानी कि 273 सीट आ जाए, तो उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं। रूलिंग पार्टी के जो हेड होते हैं, जो उनके लीडर होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। और बाकी जो बचे हुए लोग होते हैं उनको हम लोग कहते हैं अपोजिशन। और अपोजिशन भी एक लीडर अपॉइंट करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये मोटा माटी एक बेसिकली सिम्टम हमको पता चल जाता है लोकसभा के बारे में। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। अगर हम लोग लिख दें कि सर ये है राज्यसभा, राज्यसभा, तो अब देखो सबसे पहली बात, इस राज्यसभा को, इसको क्या क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले तो इसको अपर हाउस कहा जाता है ना। इसको अपर हाउस कहा जाता है, या इसको कहा जाता है हाउस ऑफ स्टेट, है ना। इसको कहा जाता है हाउस ऑफ स्टेट। प्रत्येक स्टेट के लोग इसमें होते हैं, ठीक। अगर इसके हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें तो जो टोटल स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है? 250 सीट होते हैं, जिसमें से 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो इलेक्टेड होते हैं और एक नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक। तो एक इलेक्टेड होंगे और एक नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड की संख्या है 12। तो जब नॉमिनेटेड की संख्या 12 हो गई तो आप लोग बताइए कि इलेक्टेड की संख्या कितनी हो जाएगी? इलेक्टेड की संख्या होगी 200, और 50 में से 12 को माइनस करो तो आ जाएगा कितना? 38। यही होगा ना, 38। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 250 है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं 238 और नॉमिनेटेड लोग होते हैं 12। अब देखिए इसको कभी भी एक साथ डिजोल्व नहीं किया जा सकता।
है ना, इसको एक साथ कभी भी डिजोल्व नहीं किया जा सकता। होता क्या है कि प्रत्येक 2 साल के बाद, 2 इयर्स के बाद 2/3 मेंबर जो इसके होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। और इसका जो टेन्यूर है वो कितना होता है, इसका जो टेन्यूर होता है वो होता है 6 इयर्स का। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं स्पीकर ऑफ राज्यसभा, या इन्हीं को कहा जाता है वाइस प्रेसिडेंट, है ना, इन्हीं को कहा जाता है वाइस प्रेसिडेंट। तो या तो राज्यसभा के जो स्पीकर होंगे उनका क्या नाम होगा, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और राज्यसभा के स्पीकर। इसको अपर हाउस या हाउस ऑफ स्टेट कहा जाता है। टोटल सीट 250 है, जिसमें से नॉमिनेटेड लोग होते हैं 12 और इलेक्टेड लोग होते हैं 238। इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 2 साल के बाद 2/3 मेंबर जो इसके होते हैं वो रिटायर कर जाते हैं। इनकी टेन्यूर होती है 6 साल। ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो होते हैं सर जो किसी न किसी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है जिन्होंने, समझ गए। तो वो होते हैं, वो फिल्म होता है, कला होता है, ड्रामा होता है, लिटरेचर होता है, फाइनेंस होता है, ये सब इस क्षेत्र से यहाँ पे लोग जाएंगे। हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे कि लोकसभा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी करना पड़ा कुछ अपना सुधार कि अब क्रिकेटर भी बन सकते हैं, और लोकसभा जाने वाले पहले क्रिकेटर का नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, ठीक। तो ये मोटा मोटी राज्यसभा की बात हो गई, है ना, ये राज्यसभा की बात हो गई। इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता, इसको अपर हाउस कहते हैं। अपर हाउस इसलिए कहते हैं कि इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है। तो सबसे पहला पावर जो है वो है लेजिस्लेटर पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है कि जितने भी भारत के लोग होते हैं उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहां पे बैठते हैं, है ना, यानी कि जो एमपीज होते हैं वो यहीं पे होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है लेजिस्लेशन पावर। दूसरा क्या है, एग्जीक्यूशन पावर। एग्जीक्यूशन पावर क्या है कि लोकसभा से ही बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट मिलता है जो कॉमनली किसमें होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में होते हैं, जिसके बारे में बताए थे कि पीसीएस का एग्जाम क्रैक करके आएंगे ये लोग। उसके बाद होता है फाइनेंस पावर। भारत में किस साल कितना रुपया खर्च करना है और किस क्षेत्र में करना है, ये एक फाइनेंस ईयर में तय किया जाता है ना, कितना रुपया किस क्षेत्र को देना है, ये सब काम कहाँ होता है, तो ये लोकसभा में होता है और ये पार्लियामेंट का है। उसके बाद एक कंस्टिट्यूएंट पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जिसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, या अगर उसमें कुछ सुधार करना हो तो अमेंडमेंट बिल पेश कर किया जाएगा, कहां पे, पार्लियामेंट में। तीसरा है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर यह है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले में, इसलिए इसको कहते हैं जुडिशियल पावर। उसके बाद आता है इलेक्टोरल पावर। ये किसी भी आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पीसीएस का एग्जाम नहीं करते हैं, लेकिन वो लेटरल एंट्री करके इंडिया में आते हैं और इंडिया के लोगों के साथ काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सर बी कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट मैन कहा जाता है, और इनको फादर ऑफ जो है वो व्हाइट मैन कहा जाता है। मतलब मिल्क के रिवॉल्यूशन के लिए बी कुरियन आए, वो पीसीएस में नहीं थे, तो वो इलेक्ट्रल पावर से उनको इलेक्ट किया, लाया गया था, है ना। उसी तरीके से आप देखोगे एमएस स्वामीनाथन को, कि एमएस स्वामीनाथन को क्या कहा गया था, कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आए। बी कुरियन को व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए बोला गया। अभी जो हाल फिलहाल में आधार बना है, ये सब जो है लेटरल एंट्री से आते हैं। इसके बाद भी पार्लियामेंट के पास बहुत सारे पावर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पार्लियामेंट्री 2 हाउस, एक तो हो गया आपका लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, ये दोनों में मोस्ट पावरफुल कौन होता है सर, तो मोस्ट पावरफुल होता है लोकसभा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंटमेंट होता है, क्या उनके पावर होते हैं, कौन आदमी बन सकता है,
प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज कौन होते हैं। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगले दिन मतलब कल मैं आपको इसके बारे में इसके जो थर्ड वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए, मैं हूं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। दूधो नहाओ, पूतो फलो।